देखेंगे तुम्हारा जुडिशरी में पहले देखेंगे हम आर्टिकल 124 और यहाँ पर ओरिजिनली बोलता है जो यहाँ पर आर्टिकल 124 बोलता है यहाँ पर वील हैव अ सुप्रीम कोर्ट और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीजेआई प्लस 7 प्यूनी जजेस थे, ठीक है। फिर पार्लियामेंट बाय लॉ उसको तुम्हारे जजेस को इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए लॉ बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 और यहाँ पर अमेंड करते करते आज के टाइम पे टोटल 34 जजेस है, ठीक है। अपॉइंटमेंट होता है बाई यहाँ पर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर वारंट हैंड एंड सील, ठीक है, अंडर वारंट हैंड एंड सील। और यहाँ पर कंसल्ट किया जाता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है। यहाँ पर सीजीआई को यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन बोला गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, 5 इयर्स का उसको हाई कोर्ट में जज होने का एक्सपीरियंस, या फिर टू मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन, 2 और 2 मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन उसको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। हैज़ बीन एटलीस्ट या फिर एंड हैज़ बीन तुम्हारा जज एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, advocate for at least 10 years in a high court or 2 or more such courts in succession, ठीक है। और उसको डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, और उसको डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना पड़ेगा। अब है रिमूवल का केस। यहाँ पर देखो रिमूवल थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे बताता हूँ। यहाँ पर देखो रिमूवल होगा तो रिमूवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से होगा, प्रेसिडेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी उसको रिमूव कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर रिमूवल के लिए यहाँ रीज़न चाहिए प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ये जो रेजोल्यूशन है ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा इस पार्लियामेंट का, कोई भी हाउस चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यहाँ इसके ऊपर तुम्हारा डिस्कशन लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट को 14 दिन का तुमको नोटिस पीरियड मिलेगा, 14 दिन का नोटिस पीरियड मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ पर वोटिंग होगा, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टोटल प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इसके ज़रिए इस मेजॉरिटी के ज़रिए उनको निकाला जाएगा, ठीक है। नहीं, इसके बाद तुम्हारा ये वोटिंग हो गया, इसके बाद जाएगा ये वोटिंग जाएगा तुम्हारा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इन द सेम रीजंस के कारण यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूकॉम, देन जाके यहाँ पर तुम्हारा इनका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। देन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि वो कैसे और इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मिसबिहेवियर एंड प्रूवन इनकैपेसिटी को वो रेगुलेट करेगी, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, ऑलराइट। देन ओथ, यहाँ ओथ किसके लिए लेता है, क्या यहाँ पर ओथ लिया जाता है टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट से लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 2 ओथ होती है, एक है ओथ ऑफ यहाँ पर ओथ ऑफ अफर्मेशन होता है, ठीक है, ओथ ऑफ अफर्मेशन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड करने का ओथ होता है। यहाँ पर कोई भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास कोई भी ओथ ऑफ सीक्रेसी नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ओथ तुम्हारा यहाँ पर 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कहीं पर भी वो रिक्रूट नहीं हो सकते। दैट इज़ वन पॉइंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं पर जाके फिर से रिक्रूट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आर्टिकल 125 तुम्हारा सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में बात करता है, ठीक है। ये तुम्हारे वाया एक एक्ट के तहत तुमको इस सैलरी को दिया जाएगा, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जो जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट सैलरी ऑफ द सर्विस एक्ट 1958। इसके तहत जो सीजीआई है अब के टाइम पे सीजीआई को तो तुम्हारा 2.8 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है, और यहाँ पर जो नॉर्मल प्यूनी जजेस होते हैं उनको 2.5 लाख पर मंथ मिलता है, ठीक है।
हाई कोर्ट में 2.5 लाख पर मंथ और हाई कोर्ट के प्यूनी जजेस को 2.25 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर तुम्हारा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी तुम्हारा आया था, जिसमें तुम्हारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको कमीशन जिसको NJAC भी बोलते हैं, वो बोला कि वो अभी और नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जजेस है, ठीक है, वो हायर जुडिशियरी है एंड हाई कोर्ट या ठीक है, हायर जुडिशियरी है वो तुम्हारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजेस विल बी अपॉइंटेड थ्रू कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम होगा। NJAC विल, यहाँ पर जो NJAC को बोला गया था, NJAC तब के टाइम पे तुम्हारा कंसिडर एक लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जजेस और या फिर सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, यहाँ पर मिलके ये अपॉइंट करेंगे। लेकिन अभी ये कोलिजियम सिस्टम से तुम्हारा तैयार होगा। यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम कैसा होगा, 5 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे इंक्लूडिंग द CJI, और ये तुमको रिकमेंड करेंगे द नेम ऑफ द जजेस, ठीक है। और यहाँ पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो रिकमेंड नेम्स हैं ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये जो नेम्स है ये रिकमेंड होगा टू द प्रेसिडेंट। और यहाँ पर ये जो 5 कोलिजियम के मेंबर्स है, ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस भी डिटरमाइन करेंगे और अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस भी तुम्हारा डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और कौन कौन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होगा, एलिविएट करेगा, वो भी तुमको ये बताएगा। कोलिजियम सिस्टम ऑल्सो कंसिडर्स द एज, मेरिट एंड एवरी हाई कोर्ट जजेस शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी एलिविएटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम के काफ़ी सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ तुम्हारे मेंस का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर जो कोलेजियम है, कोलेजियम लॉ मिनिस्ट्री में भेजती है, तो लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पर सिर्फ एक बार कोलेजियम को वो रीवेरिफिकेशन के लिए वापस भेज सकती है, ठीक है। लॉ मिनिस्ट्री एक बार कोलेजियम को रीवेरिफिकेशन के लिए भेज सकती है। अगर यहाँ पर कोलिजियम ने सेम नाम ही दोबारा से लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, तो लॉ मिनिस्ट्री बाउंड है कि उसको वो फॉरवर्ड करेगी टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, ये तो बता दिया था ना तुम्हारा 125 इज अबाउट सैलरी। ये भी है कि अब तुम्हारा जो सैलरी है दैट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दैट कैन नॉट बी पुट अंडर डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ पर फिर 126 तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करता है। व्हेन द चीफ जस्टिस का ऑफिस इज वेकेंट हो गया या फिर एब्सेंट हो गया और अनेबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, तो यहाँ पर ऑफिस में जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो जो ड्यूटी है वो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज तुमको निभाएगा। और ये अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और दैट हैपन्स विद द एड एंड एडवाइस नॉट बाय द पार्लियामेंट, दिस इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कोलेजियम, ठीक है, समझ में आया? That's how judiciary is independent. यहाँ कोलेजियम के बेसिस पे होगा, ना कि तुम्हारा पार्लियामेंट के बेसिस पे। अभी 127 आर्टिकल 127 तुम्हारा बात करता है एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट, जो कि टेम्पोररी जजेस होते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर केसेस के लिए आते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा कोलेजियम, सपोज मान लो कोलेजियम फॉर्म नहीं हो रहा है या फिर जो कोरम होता है कोरम फॉर्म नहीं हो रहा है, तो और अगर एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस नहीं है, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट। लेकिन ये प्रायर परमिशन तुम्हारा बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। और ठीक है, और फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे जाके बोलेगा हाई कोर्ट को, जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उसको जाके बोलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट भी तुम्हारा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ कन्वेंशन ये लोग करते हैं, ठीक है। जहाँ से उनको जजेस चाहिए तो वो हाई कोर्ट से उठाएंगे जजेस को, कि बोलेगा बेटा तू इधर आ जा, मेरे यहाँ पर मेरे लिए एडहॉक जजेस का काम कर दे, ठीक है।
और इस एडहॉक जज होने की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट ही इज़ क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी उसने 5 साल हाई कोर्ट का यानी 5 साल का जज होगा और 65 ईयर्स से कम होगा और सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, ही इज़ क्वालिफाइड टू बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का तुमको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे दिखता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूछेगा एडहॉक जज देने को, हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उसको हैव टू गिव इट। ठीक है, अभी जो पर्सन तुम्हारा एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट जज होगा, देन ही इज हैविंग ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, देन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ही इज नॉट गोइंग टू डू द जॉब ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सेम एज द वाइस प्रेसिडेंट का केस एंड तुम्हारा प्रेसिडेंट का केस, जहाँ पर डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ पर डेप्यूटी प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है, अब 128 किसके बारे में बात करता है, तुम्हारे रिटायर्ड जज के बारे में बात करता है। उनको दोबारा बुला सकते हैं, उनका कंसेंट ज़रूरी, हाँ उनका कंसेंट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, ये उनको बुलाएंगे लेकिन दे कैन रिफ्यूज़। ठीक है, दे कैन रिफ्यूज़। और अब ये चीज़ है, देखो ये उनको बुला रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जज नहीं बन जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा प्रेसिडेंट का भी प्रायर परमिशन लिया जाता है। ये यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है कि जो रिटायर्ड जजेस को बुलाए जाएंगे उनको तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज होना पड़ेगा। इट इज़ सिंपली रिटन कि यहाँ पर जज को बुलाया जाएगा, रिटायर्ड जज को बुलाया जाएगा। इट कैन बी ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, बस रिक्वायरमेंट ये है कि वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज होने का, और उसको बुलाया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम। ठीक है, और जो ऐसे जज है तुम्हारे जो रिटायर्ड जजेस बनेंगे, उनका पावर एंड प्रिविलेजेस तुमको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर पावर एंड प्रिविलेजेस अब एट पार लेकिन वो एट पार मिलता है। ठीक है, विद द सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन उनको जज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनलाइक द एडहॉक जजेस को तुम्हारा जज माना जाता है, लेकिन रिटायर्ड जजेस को उनको जज नहीं माना जाता, उनका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में उनका नाम नहीं आता। ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में भी उनका नाम नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये उन बुढ़ों की डिस्क्रिप्शन है कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, अब बात करेंगे तुम्हारा आर्टिकल 29 द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, या फिर तुम्हारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल 129 रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। सपोज कोई लैंडमार्क जजमेंट हुआ, ठीक है, तो उसको कोट करने के लिए उस प्रीवियस जजमेंट को कोट कर सकते हैं जो प्रेजेंट जजमेंट हो रहा है उसमें। ठीक है, और फिर दूसरा चीज़ भी ये होता है, और दूसरा जो सबक्लॉज 2 है वो तुम्हारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दो टाइप का होता है। अभी ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू किया जाता है वो तुम्हारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत लागू किया जाता है। और यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। जो सिविल होता है वो विलफुल डिसोबीडियंस करने के लिए होता है, और यहाँ पे जो क्रिमिनल है वो अगर तुम कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करोगे और या फिर इंटरफेयर करोगे या फिर किसी को जस्टिस देने में तुम ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, तो यहाँ पर तुमको तुमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्सप्रेशन है, एसेंस है, वो तुमको कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुम्हारा दो तरीके के आर्टिकल्स होंगे। यहाँ पर एक तो तुम्हारा ऑर्डिनरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो बोलता है, जो सिविल और क्रिमिनल को डिटरमाइन करता है, वो है आर्टिकल 129। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा आर्टिकल 142 सबक्लॉज 2, जो बोलता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए जो सपोज मान लो कोर्ट ने कोई लॉ जाहिर किया। ठीक है, आर्टिकल 142 क्या बात करता है, बोलता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक डिक्री पास किया या फिर कोई ऑर्डर पास किया ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी में लागू करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। और अगर ये तुम्हारा नहीं हुआ, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज द तुम्हारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, और ये जो 142 सबक्लॉज 2 है, ये तुमको पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ठीक है, ये तुमको पावर देता है आर्टिकल 129 का। समझ में आया? अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 130 के बारे में।
आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी मतलब ऐसे जनरली देखेंगे तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहीं पर भी बैठा सकता है, ठीक है। ये तो ऐसे भी मतलब ये तुम्हारा बात चल रहा है, यहाँ पर बोला गया था कि जो बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बेटरमेंट, यहाँ पर 4 मेट्रो स्टेशन मेट्रो सिटीज़ में लागू कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो चीज़ अनइंटरप्रेटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 131 तुम्हारा बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देयरफॉर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहाँ आप डायरेक्टली जा सकते हो, दैट इज ऑन द केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑन द फंडामेंटल राइट्स। देन तुम्हारा जब तुम्हारा सेंटर और स्टेट का झमेला, फिर यहाँ पर स्टेट और स्टेट का झमेला, ठीक है। याद रखना जो वाटर डिस्प्यूट होता है तुम्हारा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, उसमें तुम नहीं जा सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। और आर्टिकल 71 ये भी बताता है कि अगर कोई पोजीशन डिस्प्यूट में है फॉर द यहाँ पर प्रेसिडेंट का पोजीशन अगर डिस्प्यूट में है तो फिर तो भी जो फाइनल डिसीजन होगा वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का होगा, ठीक है, ये बात है। तो इस अपीलेट जुरिस्डिक्शन से एक और टर्म निकल के आता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का क्या है, यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो तुम्हारा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, उसमें तुम्हारा एक्सक्लूसिव है। लेकिन स्टेट और स्टेट के बीच में ना वो तुम्हारा हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा वाटर डिस्प्यूट होगा उसमें तुम्हारा हाई कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। फिर तुम्हारा 132 ये वो और जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वो तुम्हारा 131A है, और फिर 132 तुम्हारा अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि वहाँ पर जो छोटे कोर्ट से वो बड़े कोर्ट में जाएगा, वो यानी कि हाई कोर्ट में कुछ केस पेंडिंग है या फिर कोई सब्सटैंशियल केस ऑफ लॉ वहाँ पर है, तो वहाँ से हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 133 तुम्हारा टॉक्स अबाउट द सिविल मैटर्स। यहाँ पर अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो जनरल इंपॉर्टेंस वाला, वहीं पर और वो तुम्हारा वही सिविल मैटर तुम्हारा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट को पहले उसमें जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट ने यहाँ पर अप्रूव करेगा कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को इंटरफेयर चाहिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो फिर जाके वो हो जाएगा, और ये तो फिर जाके वो बोलेगा। और ये जो फर्स्ट अपील होगा ये एक तुम्हारा 2 जज बेंच में जाएगा, ठीक है, 2 जज बेंच में जाएगा, 2 जज के डिवीजन बेंच में जाएगा। याद रखो कोई भी ऐसा केस जो होता है वो डायरेक्टली सिंगल जज बेंच में नहीं जा सकता। बेंचेस यहाँ पर कोर्ट के बेंचेस भी होते हैं ना, यहाँ पर जो सिंगल जज बेंच होगा मतलब एक ही जज है, डिवीजन बेंच में तुम्हारा मोर देन 1 बेंचेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ये डायरेक्ट सिंगल बेंच में नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पर सिंगल जज बेंच जो होता है एकदम हाईएस्ट वाला जो होता है उसको डिवीजन बेंच से गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है, गुजर के जाना पड़ता है। फिर तुम्हारा आर्टिकल 134 तुम्हारा टॉक्स अबाउट क्रिमिनल मैटर्स। यहाँ पर क्या कब तुम्हारा हम लोग जा सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, जब कोई डेथ सेंटेंस होता है उस डेथ सेंटेंस को रिवर्ट करने के लिए हमको क्रिमिनल केस में जाना होता है, ठीक है। या फिर आर्टिकल 134A के अंदर अगर हाई कोर्ट वहाँ पर तुमको भेजेगा विद द सर्टिफिकेट, देन तुम वहाँ पर कोई केस को ले जा सकते हो, ठीक है। अभी जो 135 क्या है, 135 में कुछ नहीं है, ये फालतू का आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर उनकी जितनी फेडरल, फिर यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ फेडरल कोर्ट की जितनी भी पावर थी सब ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गई। दैट इज द ओनली मैटर ओवर हियर, ठीक है। फिर है आर्टिकल तुम्हारा 136। यहाँ पर 136 तुम्हारा बात करता है स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में। स्पेशल लीव
पिटिशन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा पावर देने वाला आर्टिकल है 136, ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का कोई भी केस वो सुन सकता है, ठीक है, विथ यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर स्पेशल लीव पिटिशन को एडमिट करे और सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्पेशल लीव पिटिशन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। याद रखो ये स्पेशल लीव पिटिशन किसी का राइट नहीं है, अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो मना भी कर सकता है, ठीक है। और ये स्पेशल लीव पिटिशन क्या सिर्फ हाई कोर्ट से जाएगा? नहीं, ये कहीं से भी जा सकता है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ट्रिब्यूनल से भी जा सकता है, लेकिन हाँ आर्मी कोर्ट से नहीं जा सकता। अगर आर्मी कोर्ट का अलग सिस्टम होता है, ठीक है, नहीं तो वो लोग सिस्टम पाड़ देंगे। देन कम्स तुम्हारा आर्टिकल 137, इट टॉक्स अबाउट द रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब वो खुद का जो यहाँ पर खुद का जो लॉ वो सॉरी खुद का जो जजमेंट दिया है वो खुद तुमको उसको रिवाइज कर सकता है, ठीक है, यार यहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कर सकता है। सॉरी दैट इज आर्टिकल 138। यह रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब जो खुद का जजमेंट है उस खुद के जजमेंट को फिर दोबारा रिव्यू करके रिव्यू पिटिशन डाल सकता है और खुद के जजमेंट को रिवाइज कर सकता है, ठीक है। ये इसको क्यूरेटिव पिटिशन भी बोलते हैं, रिव्यू पिटिशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 138 तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एनलार्ज करता है, ठीक है। इट इज़ ए वेरी सिंपल आर्टिकल 138, एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ तुम्हारा क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, दैट इज डन बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड इट कैन बी डन ओनली फॉर द यूनियन लिस्ट। वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा मत देखना। अच्छा हाँ, तो ये दो तुम्हारा आर्टिकल 138 हो गया, ये तुम्हारा चेक एंड बैलेंस ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर जुडिशरी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 138 इज द चेक एंड बैलेंस ऑफ लेजिस्लेचर ओवर जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 139 क्या बोलता है? आर्टिकल 139 बोल रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो रिट जुरिस्डिक्शन डाल सकता है इवन इफ इट इज़ नॉट अ केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 139 ए क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस व्हेन इट इज़ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और व्हेन डिफरेंट कोर्ट्स आर कंफ्यूज ऑन अ सिमिलर, यहाँ पर सिमिलर केस, देन यहाँ पर तो ये लोग क्लब टुगेदर करेंगे, खुद को एकजुट लाएंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे। इट इज़ अ सुओ मोटो थिंग ऑफ द हाई कोर्ट, और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल एंड द पार्टीज, ओके, ये सुओ मोटो वो भेज सकते हैं। देन आर्टिकल 140 आता है, वो एंशिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सप्लीमेंट्री पावर्स तुमको कौन देगा? दैट मस्ट बी गिवन बाय द पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। एंशिलरी पावर ये पार्लियामेंट देगा। फिर आर्टिकल 149 के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, ठीक है। आर्टिकल 149 क्या बोलता है कि लॉज जो कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है, दैट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी, दैट शैल बी बाइंड यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 142 के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है, दैट टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस। और ये कम्प्लीमेंट कौन से आर्टिकल को करता है? ये 129 को तुमको कम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ तुम्हारा क्या बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, ठीक है। यही जो आर्टिकल 142 है ये तुम्हारा जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करता है, ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं आर्टिकल तुम्हारा आर्टिकल 143 विच टॉक्स अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहा है सुप्रीम कोर्ट से, सो दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 144 को। 144 ये बोलता है कि ऑल अथॉरिटीज ऑफ सिविल एंड जुडिशियल शैल बी एक्ट ऑन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छे से समझते हैं। 144 बात करता है कि जो सभी के सभी अथॉरिटीज़ है सिविल एंड जुडिशियल, वो सभी के सभी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में वर्क करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे।
देन हम लोग देखेंगे आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 किस बारे में बात करता है? रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट वो खुद का रूल्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट विद द एड एंड एडवाइस, यहाँ पर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर वो रूल्स बनाएगा। यहाँ पर रूल्स है कि हु कैन प्रैक्टिस और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डूइंग एडवोकेसी ऑफ इन एट द सुप्रीम कोर्ट, रूल्स ऑफ हियरिंग अपील्स एक्सेट्रा, enforcement of the fundamental rights, who comes under article 32, who comes under article 139A जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ये सभी के सभी तुम्हारा यहाँ पर रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करता है, एंड दैट कम्स अंडर आर्टिकल 145, ठीक है, 145। ऑलराइट, तो ये हो गया सिस्टम। अभी हम थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 214 बात करता है तुम्हारा हर स्टेट में तुम्हारा हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 14 बात करता है हर स्टेट में तुम्हारा हाई कोर्ट होगा, और यहाँ पर टोटल में तुम्हारे 25 हाई कोर्ट है। और आर्टिकल 31 तुमको बोलता है पार्लियामेंट बाय लॉ। आर्टिकल 231 बोलता है पार्लियामेंट बाय लॉ यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए और या फिर यूटीज़ के लिए तुम्हारा एक हाई कोर्ट तुम्हारा बना सकता है, ठीक है, सिंगल हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज वी हैव सीन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, दैट विल हैव तुम्हारा चीफ जस्टिस होगा ऑब्वियसली। चीफ जस्टिस के साथ साथ और भी अदर जजेस होंगे जो कि तुमको प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम ये डिसाइड करेगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर एक क्वाजी फेडरल सिस्टम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी वहाँ पर होना था, वो पार्लियामेंट उस टाइम पे पार्लियामेंट करता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट, यहाँ पर मेरे को प्रेसिडेंट। 217 बात करता है अपॉइंटमेंट का कंडीशंस, ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर वारंट हैंड एंड सील with aid and advice of the तुम्हारा collegium, and on the aid and advice of the governor also, and also in case of judge यहाँ पर चीफ जस्टिस को भी यहाँ पर एडवाइस करोगे। यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस होगा तो कोलेजियम एंड तुम्हारा गवर्नर, और यहाँ पर चीफ और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस को भी एडवाइस में लोगे, ठीक है। ऑल्दो एडवाइस ऑफ द गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज का एज है 62। यहाँ पर जज रिजाइन किसको करेगा? प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए सेम सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 124, जो कि तुम्हारा सेम क्वाजी फेडरल सिस्टम को हमको दिखाता है। द ऑफिस ऑफ द जज शैल बी वेकेटेड बाय हिज बीइंग अपॉइंटेड, यहाँ पर बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर जब वेकेंट होगा जज का सीट, तो तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो उसको वो डालेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज का वैकेंसी तब भी हो सकता है जब यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको पूछेगा हाई कोर्ट को कि भाई यहाँ पर जाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तब वैकेंट होगा, ठीक है। यह हो गया तुम्हारा 217। 218 टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ द जजेस सेम एज द प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। 219 तुम्हारा बात करता है ओथ के बारे में। ओथ सेम ही है, बस ये गवर्नर के सामने लेगा, ठीक है। अभी फिर 220 क्या बात करता है? तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन इन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग द परमानेंट जज। यहाँ पर कोई भी नो रिटायर्ड जज कैन प्रैक्टिस एडवोकेसी। यहाँ पर आफ्टर जज कोई भी यहाँ पर आफ्टर जज नहीं कर सकते आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड इन द लोअर कोर्ट दैन हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर
फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन बट दे कैन प्रैक्टिस इन द अदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। रिटायर होने के बाद उस कोर्ट में नहीं कर सकते, और उसके उस स्टेट के लोअर कोर्ट में तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन अदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 200, ये 220 हो गया। 221 बात करता है तुम्हारा 221 बात करता है तुम्हारा सैलरी एमॉलमेंट एंड अलाउंस के बारे में, जो कि सेम है, तुम्हारा सेम प्रोसीजर है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर 2.5 लाख और यहाँ और 2.25 लाख यहाँ पर इसको सैलरी मिलती है, और लॉ के तहत डिसाइड होता है, ठीक है। और उसको सीजे तुम्हारा उसमें क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्ज होगा, और डिसएडवांटेज में नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर आर्टिकल 222 बात करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ये कौन करेगा? बाई प्रेसिडेंट होगा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जजेस के भी कैडर होते हैं, ये एक कंपेंसेटरी अलाउंस भी इनको दिया जाता है इनको ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट कोर्ट से उनको कहीं और पर भेज दे रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 223 बात करता है तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कोलिजियम, ठीक है। यहाँ पर एड एंड एडवाइस ऑफ द कोलिजियम, नो कोई इसमें कोई रोल नहीं है गवर्नर का 223 में कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर 224 में आते हैं, ये बात करता है तुम्हारा एडिशनल जजेस का, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल जजेस मतलब यहाँ पर ओनली तुम्हारा हाई कोर्ट में होता है, बाय प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ द कोलिजियम। एट मोस्ट तुम्हारा 2 साल के लिए इस एडिशनल जजेस को रख सकते हो। याद है, ये जो एडहॉक जजेस होते हैं उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, लेकिन ये जो तुम्हारा एडिशनल जजेस है इनके लिए 2 साल का टाइम है, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस, यहाँ पर एड एंड एडवाइस ऑफ द कोलिजियम कैन अपॉइंट एनी ऑफ दिस एडिशनल जजेस ड्यूली, ठीक है। यहाँ पर उसको यहाँ पर द पर्सन हैव टू एक्ट एज अ जज अंटिल जो एब्सेंटी जज है वो वापस ना आ जाए, ठीक है। और दिस वाज एन एक्टिंग जज नॉट एडिशनल वन, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। जो सब क्लॉज 1 का बात किया वो एडिशनल जजेस था, और सब क्लॉज 2 जो बात किया वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक्टिंग जजेस का बात किया, ठीक है। एक्टिंग जजेस मतलब जो इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर कोलेजियम कैन अपॉइंट एनी वन एज द एज एक्ट एज अंटिल एक्ट एज CJI चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अंटिल तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस वापस ना आ जाए, ठीक है। दिस वॉज इज एक्टिंग जज नॉट एडिशनल वन, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नर ओवर हियर, ठीक है, एंड नो रोल ऑफ चीफ जस्टिस। यहाँ पर जो एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस होते हैं उनका मैक्स टू मैक्स एज होना चाहिए 62 ईयर्स, ठीक है। फिर आर्टिकल 224A के ए भी आता है। आर्टिकल 224A टॉक्स 224A तुम्हारा टॉक्स अबाउट तुम्हारे रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग हाई कोर्ट, ठीक है। कोलेजियम अंडर द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, प्लस अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हो, बट नॉट डीम टू बी द। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 224A के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जज एट द सिटिंग हाई कोर्ट, ठीक है, कोलिजियम अंडर द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट डीम टू बी इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। यहाँ पर भी तुम्हारा रिटायर्ड जज प्रेसिडेंट्स के उसमें नहीं होगा, टेबल में नहीं होगा। फिर हमारा आर्टिकल 225 टॉक्स अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसी के स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। बाकी डिट्टो सेम ही होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है। अभी यहाँ पर सेम बिफोर द यहाँ पर कमेंसमेंट यहाँ पर वो बाकी बेसिकली तुम्हारा जुरिस्डिक्शन समझ लो कि पूरा का पूरा हाई कोर्ट का वो स्टेट के अंदर ही होगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर आर्टिकल 226 तुम्हारा रीड जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, वही सेम तुम्हारा जो रीड जुरिस्डिक्शन है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट और सर्शियरी। अभी यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हाई कोर्ट, यहाँ पर फंडामेंटल राइट के साथ साथ तुम्हारा नॉर्मल लॉज में भी यहाँ पर तुम वो देख सकता है, ठीक है, रीड जुरिस्डिक्शन चल सकता है हाई कोर्ट का। आर्टिकल 226A क्या बोलता है, यहाँ पर किसी भी सेंट्रल लॉ को यहाँ पर हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, ठीक है। यहाँ पर किसी भी सेंट्रल लॉ के वैलिडिटी को यहाँ पर हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 227 किसके, यहाँ पर एक ये आर्टिकल 227 भी होगा और फिर होगा तुम्हारा 228। यहाँ पर आर्टिकल 227 बात करता है एडमिशन ऑफ द सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट का अपने जो नीचे के सभी कोर्ट के जो नीचे के सभी कोर्ट्स है, जैसे तुम्हारा सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, उन सब पे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन सब पे वो क्या करेगा, वो सुपरिंटेंडेंस रखेगा, ठीक है। फिर लास्ट आर्टिकल है फॉर द हाई कोर्ट इज द ट्रांसफर ऑफ द केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स टू हायर कोर्ट्स, दैट इज तुम्हारा आर्टिकल 228 ट्रांसफर हो जाएगा लोअर कोर्ट फ्रॉम हायर कोर्ट, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर्स है और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब लास्टली हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। यहाँ पर आर्टिकल 233 बोलता है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज जो कि अपॉइंट कौन करेगा, तुम्हारा गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। एग्ज़ाम वाले प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस, एग्ज़ाम वाले प्रोसेस तो है ही, एक और प्रोसेस है, मतलब कि अगर तुम 7 साल तक एडवोकेट हो देन हाई कोर्ट तुम्हारा नाम रिकमेंड कर देगी गवर्नर को, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 साल तक अगर एडवोकेट हो तो फिर तुम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, ठीक है। देन जो डिस्ट्रिक्ट जज है शैल नॉट बी इन द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द सेंटर और स्टेट, जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जज है वो जुडिशियल सर्विसेज में नहीं पड़ता है तुम्हारा सेंटर और स्टेट के। फिर आर्टिकल 233A आता है, ठीक है। 233A बात करता है एक नया प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। यहाँ पर एक नया प्रोसेस ऑफ जज को अपॉइंट करने से पहले जो प्रोसेस था डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पर सपोज मान लो तुम कोई नया प्रोसेस ला रहे हो उसको जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो जो प्री एग्जिस्टिंग जो लॉ था या फिर प्रोसेस था उसको तुम पहले नल एंड वॉइड करोगे, ठीक है। उसको पहले तुम नल एंड वॉइड करोगे, समझ में आया। फिर यहाँ पर 234 आता है, आर्टिकल 234 बात करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे जो है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे जो है यानी कि क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट है, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इट शैल बी डन बाय द गवर्नर ओनली विद एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट PCS एंड हाई कोर्ट, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी नीचे हैं जो क्रिमिनल सिविल कोर्ट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बाय एड एंड एडवाइस तुम्हारा स्टेट PCS एंड हाई कोर्ट, लेकिन करेगा तुम्हारा गवर्नर ही, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट को यहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल किया है, दैट इंक्लूड्स पोस्टिंग एंड वो जो पोस्टिंग वो सब करता है, वो सब तुम्हारा सबॉर्डिनेट कोर्ट करता है, ठीक है। इनके ऊपर हाई कोर्ट तुम्हारा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन लगाता है। इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट तुम्हारा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन लगाता है, ठीक है। ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, इनका तुम्हारा जो हाई कोर्ट बोलो, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है और या फिर जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, इनको 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, क्रिमिनल कोर्ट में तुम्हारा सेशन जज होता है, ठीक है। यहाँ पर सबॉर्डिनेट जज भी बोलते हैं और यहाँ पर तुम्हारा चीफ जज, यहाँ पर जो तुम्हारा चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। उसके नीचे तुम्हारा मुंसिफ होता है, उसके नीचे तुम्हारा जूनियर मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिवीजन, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिवीजन, ठीक है।
फिर यहाँ पर हम लोग 235 में देख लेंगे कि कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन करेगा, यहाँ पर वो हाई कोर्ट करेगा अपना सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करके, ठीक है। फिर आर्टिकल 236 देख लेते हैं। आर्टिकल 236 बोलता है कि कौन डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है, ठीक है। हु आर डिस्ट्रिक्ट जज, जज ऑफ द, यहाँ पर जो जज ऑफ द सिटी है सिविल कोर्ट के, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज है, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट है। फिर यहाँ पर चीफ प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, जितने भी ये इंफीरियर पोजीशंस होते हैं ये सारे के सारे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट जज है। फिर आर्टिकल 237 क्या बोलता है, यहाँ पर कोई भी प्रोविजन है रिगार्डिंग तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो तुम्हारा गवर्नर लेगा, ठीक है। आर्टिकल 237 इस बारे में बात करता है, ठीक है। अब जो कुछ तुम्हारे मेंस के टॉपिक्स होते हैं, जैसे तुम्हारा इश्यूज क्या क्या है, हम लोग अभी देख लेते हैं कुछ मेंस वाले टॉपिक। तुम्हारा जुडिशरी का इश्यूज क्या क्या है। जुडिशरी में इश्यूज है कि यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमको चाहिए होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए और उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, ठीक है यहाँ पर। लेकिन हमको देखना है, हमको देखने में आता है यहाँ पर जो एक्चुअली इश्यूज क्या है। इश्यूज है कि गवर्नमेंट सब यहाँ पर पूरे कंट्री में यहाँ पर जो सिविलियंस है वो तुम्हारा मेजर लिटिगेंट नहीं है, गवर्नमेंट इज द मेजर लिटिगेंट ओवर हियर, ठीक है। गवर्नमेंट इज द मेजर लिटिगेंट, तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स है ये कन्फ्लिक्ट्स को वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। इसीलिए उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट को हैज़ टू बी तुम्हारा इंडिपेंडेंट वन। फिर उसका एक्चुअली इश्यूज नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली तुम्हारा फंक्शंस बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फंक्शंस बोल रहा हूँ, उसको वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस करता है ओवर तुम्हारा पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, फिर ऑपरेशनलाइज करता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट तुम्हारा सबसे बड़ा लिटिगेंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इंडिपेंडेंस जाहिर करना पड़ता है, फिर ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, अपहोल्ड करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का जो अनवारंटेड इन्वेजन है उसको स्टॉप करना पड़ता है, रूल ऑफ लॉ को फोकस करना पड़ता है, राइट्स ऑफ द पीपल को फोकस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर काउंटर मेजॉरिटेरियन रोल को वो काउंटर करता है, ठीक है। फेडरल पॉलिटी को उसको अपहेल्ड करना पड़ता है, ठीक है। वो फिर जो मैल फाइनेंस होते हैं, मैल फाइनेंस जो होते हैं, अब्यूज यानी कि अब्यूज ऑफ पावर, उसको चेक करना पड़ता है। फिर यहाँ पर सम हार्म जो अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल है, कुछ भी ऐसा हार्म होता है उसको स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। ये इन सबको चेक करना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हारा अभी यहाँ पर जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी का सिक्योरिटी कैसे होता है एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो उसका देखो, उसका जो एक्सपेंसेस है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, उसका सैलरी को डिसएडवांटेज में नहीं ला सकते। आर्टिकल 121 बोलता है कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कांट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, उसके पास कंटेम्प्ट पावर है। प्राइमेसी ऑफ द जुडिशरी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है कोलिजियम में, ठीक है। यहाँ पर जुडिशरी में प्राइमेसी क्यों है, यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम है, ठीक है। फिर पोस्ट रिटायरमेंट में तुमको रेस्ट्रिक्शन है कि तुम कहीं पर लॉयर नहीं बन सकते। फिर यहाँ पर डिफिकल्ट है उसको रिमूव करना, ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रूवन मिसबिहेवियर, सिंपल एंड इनकेपेसिटी विद स्पेशल मेजॉरिटी, उसको यहाँ पर उसको स्पेशल मेजॉरिटी में उसको निकालना है, ठीक है। फिर पेंडेंस यहाँ पर और यहाँ पर जो इश्यूज है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी है एंड एरियर्स है, ठीक है। पेंडेंसी एंड एरियर्स है, ये क्यों है, देखो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट हमारे एक स्टेट में ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ केसेस तुम्हारा पेंडिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सब कोर्ट्स में तुम्हारा 3.9 करोड़ है, हाई कोर्ट में तुम्हारा ऑलमोस्ट 58.5 लाख, यहाँ पर ऑलमोस्ट 69,000 केसेस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर देखोगे तो 80% से ज़्यादा तो तुम्हारा स्पेशल लीव पिटीशन है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए इतने केसेस के कारण तुम्हारा जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट में तुम्हारा डॉकेट पड़ जाता है, ठीक है, डॉकेट पड़ जाता है।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो नीचे वाला जो जुडिशरी है, नीचे लेवल का जो जुडिशरी है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इतना ब्लॉकेड और डॉकेट तुम्हारा क्रिएट हो जा रहा है। फिर एडवर्स इम्प्लीकेशंस भी काफ़ी सारे होते हैं, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, हमने हमेशा से सुना है। इंक्रीजिंग क्रिमिनलिटी है, और यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर एक्स्ट्रा लीगल मीन्स को लोग यहाँ पर ऑप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी है एक्स्ट्रा लीगल मीन्स को ऑप्ट करने का टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। यहाँ पर क्रेडिबिलिटी डाउन हो जा रही है, जुडिशरी की भी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जा रही है, ठीक है। फिर पेंडेंसी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर तारीख पे तारीख हम लोग बोलते हैं ना, पेंडेंसी ऑफ केस, यहाँ पर तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनमें ऑथेंटिसिटी की कमी है, ठीक है। और यहाँ पर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट तुम्हारा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर यहाँ पर जो डिस्पोजल के रेट है, डिस्पोजल रेट तुम्हारा काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पर नॉन एफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा, और ऑलमोस्ट 28% ऑफ द केस जो होता है वो 5 साल से ज़्यादा वाले होते हैं, और 11% तुम्हारे 10 साल वाले होते हैं। वही तुम वो टोटल मिला के अगर ये आंकड़ा देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द केस जो होता है वो अबव 5 ईयर्स वाले केस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में बात होते हैं कि ये जो 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं उसको इतना तवज्जो मत दो। जो ये 40% वाले हैं जो कि हाई क्रिमिनल रेट वाले होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दो, और जो बाकी छोटे मोटे केस होते हैं उनको नीचे के स्तर पे उनको निपटा दो जल्दी से, तब जाके पेंडेंसी कम हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारा इतना सब एरर्स क्यों हमको देखने को मिलता है? वो रीजंस ऑफ एरर्स क्यों है, ठीक है। इतना एरर क्यों है जो हम लोग जुडिशरी में इतना एरर देखते हैं? एक्चुअली बिकॉज तुम्हारा एक तो है इनएडिक्वेसी इन द नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट 19.6 जजेस है फॉर 1 मिलियन, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में 19.6 है फॉर 1 मिलियन, जहाँ यूएसए में तुम्हारा 107 पीपल के लिए 107 जजेस है फॉर 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन पीपल, हमारा कितना कम है सोच लो, ठीक है। और फिर यहाँ पर वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 400 वैकेंसी आउट ऑफ 400 तुम्हारा तो 1079 सीट्स है टोटल, उसमें से सिर्फ 400 भरा पड़ा है, बाकी वैकेंसी भरता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 5000 तुम्हारा लोअर कोर्ट्स है, ठीक है। 5000 तुम्हारा लोअर कोर्ट्स में तुम्हारा वैकेंसी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्रिमिनलिटी नेग्लेक्ट हो जाती है, ऑफकोर्स सी बात है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर कंपल्सिव है, गवर्नमेंट एक कंपल्सिव है। और एक तो बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट तुम्हारा और पागल है, इरेस्पॉन्सिबल लिटिगेंट है। एक पीएसयू, एक यानी कि गवर्नमेंट का कंपनी दूसरे गवर्नमेंट के कंपनी को ऐसे क्रिमिनल केसेस लगाता है, गधा का औलाद। फिर यहाँ पर जो केसेस है वो तुम्हारा सालों साल चल जाता है, बहुत स्लो तुम्हारा स्लो चलता है इतना। फिर यहाँ पर कल्चर ऑफ एडजॉर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तारीख पे तारीख, ठीक है। फिर यहाँ पर जजमेंट का रिजर्वेशन हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं स्क्रूटिनी चाहिए, निटी-ग्रिटी देखना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक फिक्स टाइम तो रखो ना भाई। पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन एकदम गड्ढा, शॉर्टेज ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, वीकेस्ट लिंक होता है। ये जो प्रोसिक्यूशन होता है यही साला वीकेस्ट लिंक होता है फॉर द क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? और भाई इतना सब लॉज है ना, इतना यहाँ पर प्रोसीजर्स इतना कंफ्यूजिंग है, इतना सारा लॉज है। तुम्हारा इंडियन पीनल कोड 1860 है, सीपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है तुम्हारा। फिर यहाँ पर तुम्हारा सिविल प्रोसीजर कोड है, इतना सब कुछ कोड है, आईपीए है, आईईए है, इतना सब इसमें तुम्हारा माथा बच्ची हो जाता है। फिर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। इन्हीं के बीच में एक तुम्हारा करेक्टिव स्टेप लिया गया था, ये लिया गया था लोक अदालत का एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। वो एक करेक्टिव स्टेप था, वो है लोक अदालत।
अभी ये लोक अदालत क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ पर जस्टिस PN भागवती ने इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया था ऑन द फिलोसॉफी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, केसेस कैन बी सेंट, ठीक है, यहाँ पर लोक अदालत में पोस्ट लिटिगेशन एज वेल एज प्री लिटिगेशन स्टेज में भी तुम्हारा लोक अदालत जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड इज यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड माने कि एक डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड कैन नॉट बी अपील्ड। ठीक है, यहाँ पर इनका लोक अदालत का डिसीजन फाइनल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हाँ, ऊपर में जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लोक अदालत का केस है ये क्रिमिनल में भी ले सकता है, सिविल में भी ले सकता है। ठीक है, पहला लोक अदालत बना था तुम्हारा गुजरात में 1982 में। फिर यहाँ पर आया तुम्हारा एक इसको स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा स्टैट्यूटरी एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं नालसा। ठीक है, नालसा के तहत यहाँ पर लोक अदालत को एस्टैब्लिश किया गया। परमानेंट लोक अदालत बने तुम्हारे सिंस 2002 टू डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक यूटिलिटी वाले केसेस को देखना। ठीक है, यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन ऑल्सो डिसाइड द मेरिट ऑफ द केस। ठीक है, और फैमिली इश्यूज के लिए यहाँ पर पारिवारिक लोक अदालत भी एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर लोक अदालत क्या करता है, यहाँ पर क्विक जस्टिस प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 39 जो कि DPSP में बोलता है तुम्हारा स्पीडी जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर मार्जिनली फुलफिल्ड जो मार्जिनल पीपल है उनको जल्दी जस्टिस मिलता है, टाइम सेव होता है, पैसा सेव होता है, इक्विटेबल जस्टिस मिलता है। ठीक है, कई सारे केसेस जैसे मोटर व्हीकल एक्ट वाले केसेस हो गए, फिर यहाँ पर तुम्हारे चेक डिसऑनर वाले केसेस हो गए, ये सब तुम्हारा लोक अदालत में जा सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2016 से 2020 तक तुम्हारा 52 लाख केसेस तुम्हारा लोक अदालत में गया है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज नंबर। फिर इसी के मद्देनज़र रखते हुए तुम्हारा सालसा ऑर्गेनाइज किया गया। सालसा जो उससे तुम्हारा लोक अदालत ऑन द डेली बेसिस फोर्टनाइट पे होगा। ठीक है, इन कोविड लोक अदालत को भी एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर हम लोग एक और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ये एक एक्ट है जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, और जो कि तुम्हारा आर्बिट्रेशन करा देता है। ठीक है, यहाँ पर नो कल्चर, यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी, ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। कोई भी यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पर कोई भी तुम्हारा आर्बिट्रेटर बन सकता है। ये बेसिकली मांडवाली कराता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत मांडवाली होती है और इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मांडवाली वाली चीज़ें होती है और ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के तहत। ठीक है, 2019 में तुम्हारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट लाया गया था बाय BN श्री कृष्णा कमेटी, और यहाँ पर बोला कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगे ACI, और यहाँ पर ताकि यहाँ पर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा जो यहाँ पर आर्बिट्रेटर जो होगा उसको ग्रेडिंग दिया जाएगा। ठीक है, बस ये इतना जान के रख लो। और ये अच्छा, इस अमेंडमेंट में ये भी बोला गया कि जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन को 30 दिन में निपटा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 30 दिन में निपटा देना पड़ेगा, और कोई अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसके लिए 12 महीने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट का नाम है प्ली बार्गेनिंग इन द क्रिमिनल केस। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन आउट ऑफ कोर्ट जाके यहाँ पर क्रिमिनल केस कर सकता है। प्रोसिक्यूशन आउट ऑफ कोर्ट इवन इन द पेटी क्रिमिनल केस वो कर सकता है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है क्योंकि यहाँ पर डिले नहीं चाहता है वो, इसीलिए वो प्ली बार्गेनिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था प्ली बार्गेनिंग के लिए, बोला कि 7 साल के जेल तक, वहाँ पर जो 7 साल का पीरियड होगा उसके टर्म का, तो वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। ठीक है, ये सब स्टेप्स है कि यहाँ पर कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे पेंडेंसी ऑफ केसेस को। एक और तरीका है यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का तरीका है यहाँ पर निर्भया केस में यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया गया था। ठीक है,
यहाँ पर 12th फाइनेंस कमीशन ने एक्चुअली में बोला था नो फंड्स फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन 13th फाइनेंस कमीशन ने बोला दैट्स वाई नाउ यहाँ पर अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट को टोन डाउन कर दिया, लेकिन देन यहाँ पर दोबारा से फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया गया था, ठीक है। और पहले शुरुआत हुआ था तुम्हारा 11th फाइनेंस कमीशन से, 1500 फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप किया गया था, 12 और 13 में मना कर दिया था, फिर निर्भया का केस आया तो फिर से यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक चीज़ बनाया है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, NJDC, ठीक है, NJDG, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा ई कोर्ट के लिए है, नेशनल ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत में ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ये डेटाबेस क्रिएट करता है जो कि यहाँ पर एक क्लाउड में डेटा को प्रिजर्व करके रख देगा एज ए यहाँ पर ताकि रेफरेंस ले सके, ठीक है। फिर यहाँ पर 2008 में तुम्हारा ग्राम न्यायालय को लाया गया था, ग्राम न्यायालय लाया गया था 2008 में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है, जब यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके यहाँ पर जुडिशरी खुद वो काम करता है कुछ में, तो अपने जुरिस्डिक्शन से थोड़ा सा हटके, तो फिर वो जुडिशियल एक्टिविज़म कहलाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इशू इज़ यहाँ पर एक मेंस का टॉपिक है, मैं बाद में इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। द अब्यूज़ ऑफ PIL, ठीक है, अब्यूज़ ऑफ PIL, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्रिविलस केसेस में यहाँ पर PIL साइन कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बाद में हम लोग देखेंगे।